जय हिंद प्यारे साथियों। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कब होगा हैं? ये कब होगा, कब कंडक्ट करवाया जाएगा? एग्ज़ाम डेट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिले हो रहा है। अब जून में होना था, अब जुलाई में एक्सपेक्टेड डेट है, जुलाई तक हो सकता है। जुलाई तक हो मतलब ये तो कंफर्म है, जुलाई के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे 100%। और 20 जुलाई तक लगभग में 15 से 20 जुलाई के आसपास आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए जा सकते हैं। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन लगभग में ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। फिर भी एग्ज़ाम जब भी हो, आप अपनी तैयारी से मतलब रखिए कि यूजीसी नेट जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाती है, उसमें जो पेपर 2 है इतिहास, जिनका इतिहास है पेपर 2 इतिहास है, तो वो हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। नवीनतम पाठ्यक्रम क्या है, आज उसका हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे कि मतलब इसका नवीनतम पाठ्यक्रम क्या है। यूजीसी नेट का जो विद्यार्थी इतिहास विषय से उनका पेपर 1 तो सभी जानते हैं, पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, वो सभी पेपर 1 के लिए कॉमन है। लेकिन पेपर 2 जिनका इतिहास है, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार क्या रखा गया सिलेबस। तो आइए देर न करते हुए सीधे सिलेबस पे चलते हैं, इसको जूम करते हैं। देखिए ये सिलेबस है आपका। सिलेबस क्या है, सिलेबस तो हम जितना जूम कर पाएंगे उतना कर लेंगे। देखिए ये सिलेबस है। ये सिलेबस संकल्पनाएं क्या है, संकल्पनाएं हैं, यानी इसकी संकल्पनाएं, विधिरा संकल्पनाएं, विचार और अवधि और शब्दावलियाँ, ये आता है पेपर। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, मतलब ये इसमें 10 यूनिट, टोटल 10 यूनिट हैं। इस पेपर में टोटल कितने यूनिट हैं, 10 यूनिट होंगे। तो अब इसको देखेंगे। भारतवर्ष भारतवर्ष भारतवर्ष, उसके बाद सभा और समितियां क्या होती हैं, इनका क्या काम होता है सभा समितियों का। भाई टीचर बनने जा रहे हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे यदि नेट क्वालिफाई कर लेते हो, और जीआरएफ हो जाता तो आपको फेलोशिप भी मिलेगी पीएचडी करने के लिए। तो सभा और समितियों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। इस सब्जेक्ट से वो क्या पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। फिर वर्णाश्रम क्या है, इसके बारे में पूछ सकता है। फिर वेदांत क्या है, वेदांत वेदांत के बारे में पूछ सकता है। पुरुषार्थ क्या, इसके बारे में इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। ऋण क्या होता है, किस प्रकार का होता है, राजा महाराजाओं के समय प्राचीन काल से ऋण किस तरह का होता था, मिडवल में किस तरह होता था, मॉडर्न में ऋण की स्थिति क्या है, अब ऋण की स्थिति क्या है, इन चेंजेस को देखेंगे इस सब्जेक्ट में। आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्या है, संस्कार। टीचर बनने जा रहे हो और टीचर बन तो आपके अंदर एक संस्कार भी होना जरूरी है, क्योंकि क्या दुनिया के किसी भी राष्ट्र मतलब परम पूज्य आदरणीय गुरुजन दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। वो लाखों करोड़ों युवाओं के संस्कार की जड़ों में खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और अपनी मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच सींच कर उनमें परमाणु शक्तियाँ प्रदान करते हैं। ये संस्कार रूपी जो जड़ है ना, वो मजबूत होना चाहिए। किसी भी युवा को देश के विकास को यदि आकाश की बुलंदियों तक ले जाना है, तो युवाओं की संस्कार की जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए होनहार टीचर में भी तो संस्कार होना चाहिए। तो इसके लिए संस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए अब आते हैं, अब ये हमारा यज्ञ, यज्ञ से रिलेटेड। अभी यज्ञ देखिए, इस समय भी यज्ञ होते हैं, और प्राचीन काल से भी यज्ञ आते रहे, इसका प्रमाण भी कहीं कहीं मिला है, देख सकते हैं घाटी सभ्यता में और मिडवल में। और देखेंगे जैसे आप आ जाएंगे वैदिक सभ्यता आएगी, ऋग वैदिक सभ्यता आएगी, उसमें यज्ञ का एकदम प्रधान मिलेगा, यज्ञ की प्रधानता देखने को मिल जाएगी। गणराज्य क्या होता है, भारत एक गणराज्य है, इस बात को आप जानते हैं, भारत एक क्या है, गणराज्य है। जनपद क्या है, इस समय जनपद क्या है, प्राचीन में जनपद क्या हुआ करता था, 16 महाजनपद पढ़ेंगे, उसमें
16 महाजनपदों में देखेंगे जनपद का रूल क्या है, जनपद किसे कहा जाता था, यानी उस जनपद में क्या क्या चेंजेज आए, यानी प्राचीन, फिर मिडवल, फिर मॉडर्न, यहाँ तक देखेंगे पूरे जनपद की, मतलब जनपद किस तरह बदलाव आए, जनपद का विकराल रूप कैसे बढ़ता गया, आज मॉडर्न टाइम हुआ तो उसके पहले क्या था, इस जनपद के इन चेंजेस को देखेंगे। कर्म का सिद्धांत क्या है, इसको देखेंगे। कर्म का सिद्धांत देखिए, कर्म ही प्रधान है, कर्म है तो धर्म है, अगर कर्म नहीं तो धर्म नहीं, कर्म करोगे तो धर्म प्रधान बन जाएगा अपने आप, और कर्म नहीं करोगे तो धर्म कभी प्रधान नहीं बनेगा। कर्म से धर्म बनता है, तो धर्म का सिद्धांत कर्म का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर दंड नीति और अर्थशास्त्र। दंड नीति और अर्थशास्त्र क्या है, दंड नीति देखिए, आप एक टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, आपके बच्चे, आपसे इतने बच्चे जुड़ेंगे पढ़ेंगे, तो दंड नीति क्या है, दंड प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, यानी अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। सप्तांग क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दंड नीति के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद अब आ जाएंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे अला अलवार और नैनार, ये संत हुआ करते थे। अलवार और नैनार संतों के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी क्या होती है, किस तरह श्रेणियों में डिवाइड किया गया है, तो इस श्रेणी पढ़ेंगे। श्रेणियाँ कई प्रकार की होती हैं, जैसे मान लीजिए मनुष्य में भी कई श्रेणियां बांट दी गई है, ओबीसी है, एसटी है, जनरल है, इस तरह की श्रेणियां, और समाज में बहुत प्रकार की श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों की स्थिति को देखेंगे, किस तरह चेंजेज आए, इनमें बदलाव कैसा है, इस चीज को देखेंगे। भूमि छिद्र विधान न्याय, यानी भूमि छिद्र और विधान न्याय के बारे में, भूमि पर रहते हैं तो विधान और न्याय किस प्रकार एग्जीक्यूट होता है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भूमि से रिलेटेड, जैसे प्राचीन काल में लोग किस तरह भूमि का बंटवारा करते थे, भूमि पे खेती करते थे, मिडल में क्या करते थे, मॉडर्न टाइप में उसका नाप जोख कैसे है, उसका न्याय और उसका विधान और न्याय क्या है, इस स्थिति को, पूरे चेंजेस को पढ़ेंगे। कर, भोग और भाग, ये क्या है, कर, भोग और भाग, यानी कर, प्राचीन काल में कर क्या हुआ करता था, मिडवल में यानी मध्यकालीन में कर की स्थिति क्या थी, और मॉडर्न में क्या है कर की स्थिति। जैसे बैंक से अब पैसा लोन लेते हैं तो कर देना पड़ता है, उसमें प्राचीन में इसकी लोन की स्थिति क्या रही होगी, मध्यकालीन भारत की स्थिति में कर की स्थिति क्या रही होगी। फिर भोग, भोग के बारे में पढ़ेंगे, भाग के बारे में पढ़ेंगे। लोन लेंगे तो भोग करेंगे, हाँ, तो भाग के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा भाग, कितना भाग देना पड़ता था, इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें। हाँ, अब देखिए विशिष्ट क्या है, ये विशिष्ट के बारे में जानकारी अपनेंगे, विशिष्ट क्या है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या, स्त्री धर्म क्या है, स्मारक क्या है, पत्थरों का जानते हैं, प्राचीन काल में पत्थरों की मतलब पत्थरों का डिमांड बहुत है, पत्थरों का मतलब पाषाण काल इसी बना ही है। जैसे आप देखेंगे मिडवल में आएंगे, मध्यकालीन भारत में आएंगे तो आपका शाहजहाँ जहाँ है, जैसे ताजमहल बना है, कैसे बना है, किस तरह से सफेद संगमरमर लगा, तो पत्थरों का यूज क्या है। अग्रहार क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आइन, देखिए आइन ई 10 साला के बारे में जानेंगे। परगना क्या होता है, ये भी पढ़ेंगे। शहनाई क्या होती है, इसके बारे में आप जानकारी लेंगे। ये सब सिलेबस में यूजीसी नेट, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है एग्जाम, इतिहास इतिहास विषय का जो सब्जेक्ट है उसी का है। अब मंडी क्या होती है, मालवाड़ी क्या होती है। देखिए ब्रिटिश कालीन 3 भू राजस्व व्यवस्था है, 3 रूल आया, एक आया रैयतवाड़ी, एक आया क्या अस्थाई बंदोबस्त, उसके बाद से आया मालवाड़ी, उसके बाद रैयतवाड़ी, 3 व्यवस्था आया। तो मालवाड़ी के बारे में पढ़ेंगे, हिंद स्वराज्य के बारे में पढ़ेंगे, कड़ी कड़िकवाद के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या है। आर्थिक और राष्ट्रवाद, आर्थिक राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। खिलाफत, खिलाफत क्या है। देखिए सब्जेक्ट से बहुत सारी चीज़ें, अगर सब्जेक्ट एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो सिलेबस है उससे ही सीख मिल जाती है। 16 ई कुल क्या है, कुर्तान ई कुर्तान
तुर्कान है, तुर्कान ई चहलगानी क्या है, इसके बारे में। वतन क्या है, अब जानते हैं वतन अपना कौन सा है। बो बो बलूता, बलूता क्या है। तक तकावी, ये सब आपके सब्जेक्ट में है। एकता प्रणाली क्या है, जजिया कर के बारे में जानेंगे। जकात, जकात क्या है। द मदद ई मास क्या है। अमरम क्या है। राय रेको क्या है। जंगम दास क्या है, ये सब सिलेबस में है। मदरसा और मकबरा के बारे में जानेंगे। चौथ है और सरदेशमुखी के बारे में जानेंगे। सराय क्या है। पुलीगर क्या है। जागीर या जागीर, जागीर या शरीयत क्या है, इस रूल के बारे में जानेंगे। दस्तूर, दस्तूर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। मनसब, मनसब है। देशमुख है। नाडूर, उलेमा, फरमान, सत्याग्रह, स्वदेशी, पुनः परिवर्तनवाद के बारे में देखेंगे। संप्रदायवाद है। प्राच्यवाद है, प्राच्य है। निरंकुशवाद क्या होता है, इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये आपके सब सब्जेक्ट में दिया है। अभी क्या हो जाएगा, ये है बी बी औद्योगिकरण। बी औद्योगिकरण देखेंगे, जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण करते हैं तो उस पर बी औद्योगिकरण का, बी औद्योगिकरण किस प्रकार होता है। भारतीय पुनर्जागरण का शुरुआत कब से होती है, इसके बारे में आपको पूछ लेगा क्वेश्चन। आर्थिक अपवहन, आर्थिक अपवहन के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। उपनिवेशवाद क्या है, जानते हैं आप। ब्रिटिशों ने कई देशों में अपने उपनिवेशवाद बना रखे थे, भारत में उसमें उनका सबसे बड़ा और सबसे लाभदायक, उनको सबसे लाभ पहुंचाने वाला उपनिवेशवाद भारत का ही था। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को लूट लूट ले गए, उपनिवेशवाद का शिकार हो गया भारत। परमो परमो अभी क्या है, परमोच परमोच्च शक्ति, परमोच्च शक्ति। द्विशासनात्मक, द्विशासनतंत्र क्या है। संघवाद क्या है। उपयोगितावाद, फिल्टर सिद्धांत, अग्रवर्ती नीति, राज्य लोभ सिद्धांत, सहायक संघ यानी मैत्री, सु सुधर्मवाद क्या है। भूदान आंदोलन क्या है, भूमि को बचाने का एक आंदोलन है। ये इसे सब देखेंगे आप। या भी देखेंगे पंचशील क्या है। पंचशील मिश्रित अर्थव्यवस्था का रूल क्या है, किस प्रकार कार्य करता है, किस प्रकार लोगों से इसे प्रभावित होते हैं, क्या लाभ होता है। समाजवाद क्या है, समाजवाद के बारे में पढ़ेंगे। इन क्वेश्चन आ सकते हैं समाजवाद के बारे में। हिंदू कोड बिल, हिंदू कोड बिल क्या है, हिंदू कोड बिल क्या है। ऐतिहासिक पद्धतियाँ क्या रही हैं, आपसे प्राचीन से लेके अब तक। साहित्यिक चोरी क्या होती है। इतिहास लेखन में आचार और नैतिकता का क्या महत्व होता है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब आते हैं इकाई 1, 10 इकाई में पूरे हिस्ट्री में आपके कितने हैं। नहीं, हिस्ट्री अगर यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं आपसे, तो आपके 10 यूनिट हैं, 10 इकाई हैं हिस्ट्री में। 10 इकाई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें पहला इकाई क्या है, 10 इकाई को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला इकाई ये है, देखिए पहला इकाई आपका है स्रोतों संबंधी वार्ता। पुरा पुरातत्वीय स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेखन विद्या तथा समुद्र शास्त्र की जानकारी, पुरातत्वीय स्थलों का काल और निर्धारण, ये सब सब्जेक्ट में पहला यूनिट में है, यानी से सब सेकेंड पेपर का भाग है हिस्ट्री के लिए। साहित्यिक स्रोत क्या, साहित्यिक स्रोत में विदेशी साहित्यों से जो जानकारी मिलेगी। प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य, मिथिक, दंत कथाओं आदि के काल निर्धारण की समस्याएं। विदेशी विवरण, विदेशी जो आए थे जैसे यूनानी आए थे, चीनी, अरबी विद्वानों जो अपने वो विवरण दिए हैं विदेशी यात्रा के दौरान।
जा कर के लिखे हैं ग्रंथ, उनसे जानकारी मिलेगी, उनसे बारे में क्वेश्चन ले लेगा आपसे। पशुचारण क्या है, खाद्य उत्पादन क्या है, नवपाषाण काल से क्वेश्चन आएंगे। ताम्रपाषाण युग क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए हिस्ट्री का एक फुल एनालिसिस एकदम फुल डिटेल से कोर्स आपका चल रहा है। तो क्लास लीजिए, आपका यूट्यूब पर लेक्चर पड़ा होगा, आप उसे ज़रूर देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत डिटेल एनालिसिस के साथ आया क्लास। ठीक है। अधिवास क्या है, वितरण क्या है, औजार और विनियमन का ढांचा क्या है। सिंधु, देखो सिंधु की सभ्यता, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते। इसका देखिए जो हमने क्लास अपलोड किए हैं हिस्ट्री की, बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अभी तक तो हमने एक पूरी हिस्ट्री का जैसे प्राचीन से प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत को पूरा डिटेल्स एनालिसिस एक ही लेक्चर में, लगभग में 28-29 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा मैंने डिफाइन कर दिया है, पूरा ओवरव्यू उसका दे दिया है कि मतलब किस तरह चेंजेज हुए, प्राचीन से लेकर के मॉडर्न तक किस प्रकार चेंजेज हुए, कौन कौन से चेंजेज हुए हिस्ट्री में, वो सारी चीज़ें उसमें समाहित हैं। और देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कब हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता आज भी ऐसी सभ्यता जो इसका आकार अभी बढ़ता जा रहा है। विस्तार सीमा, विस्तार सीमा जानते हैं, जम्मू कश्मीर के मालदा से लेकर के यहाँ पर दयामाबाद तक है, सुरकोटदा है, अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, यूपी में आलमगीर तक, अभी और इसके स्थल बढ़ते जाएंगे। मुख्य स्थल क्या है, मुख्य स्थलों के बारे में जानकारी ले लेंगे। अभी देखिए एक धौलावीरा, गुजरात में धौलावीरा पाया गया, उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अभी क्या है, अधिवास, अधिवास के बारे में, अधिवास क्या है, अधिवास का स्वरूप क्या होना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के जो लुप्त लुप्त प्रजातियां, उनको बचाने के लिए जानते हैं सरकार समय समय पर योजनाएं लाती रहती है, उनके संरक्षण के लिए जो भी रूल होता है उससे पालन करती है। से शिल्प विशिष्टता क्या है, धर्म समाज और राज्य शासन विधियां क्या हैं, किस प्रकार समाज को, किस प्रकार समाज में राज्य प्रशासन की विधियां लागू होती हैं, प्राचीन से लेकर अभी तक जो किस किस प्रकार से चेंजेज हुए हैं, उन चेंजेज को देखना है, उसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सिंध है, ये सिंध घाटी सभ्यता की हांस सिंध घाटी सभ्यता किस तरह हांस हो गई, किस तरह विलुप्त हो गई। क्या मध्य एशिया से जब आर्य आ गए, आर्य आए तो उस पर हमला कर दिए सिंध वासियों पर, ऐसा तो नहीं जान पड़ता। क्या कोई भौगोलिक ऐसी घटना हुई थी जिससे वो लुप्त हो गए, इसके बारे में इतिहासकार में मतभेद है, कोई एक विषय को लेकर के अडिग नहीं है, इसमें मतभेद की स्थिति बनी हुई है। कोई कहता सुनामी आई होगी, कोई कहता है मध्य एशिया से आ रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यों के बीच युद्ध होता है, जिसमें आर्यों ने उसको मतलब पतन की ओर धकेल दिया। अब इस मतलब इतिहासकारों में मतभेद है सिंधु घाटी सभ्यता के हंस को लेकर के, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन देख लेना। फिर आ जाएगा अंतरिक्ष, आंतरिक आंतरिक और बाहरी व्यापार क्या है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करते थे, लोथल में इसका प्रमाण भी मिला है। और भारत में प्रथम शहरीकरण, भारत में प्रथम शहरीकरण इसी समय हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले थे, पक्की ईंटों के मकान मिले हैं, नालियों का स्ट्रक्चर इतना समायोजित तरीके से मिला है, इससे अंग्रेजों के गाल पर एक तमाचा है, जो कहते हैं कि हमने इंडिया को आकर इतना विकसित किया, विकसित बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्ट्रक्चर मिले हैं, जो विकास की, वहाँ से मतलब पक्के ईंटों के घर मिले हैं, नालियों का स्ट्रक्चर मिला, सड़कों का इस प्रकार से समायोजन अंग्रेजों के गाल पर एक तमाचा देता कि भारतीय प्राचीन काल से ही हम लोग क्या थे, डेवलप थे। अंग्रेजों ने तो झूठी कहानियां गढ़ी, और जो जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें आई, जो शोध हुआ उससे अंग्रेजों के समय में हुआ, तो बहुत सारी चीज़ों ने उन्होंने छिपा रखा था, उसे बाहर आने नहीं दिया। अभी क्या है, शहरीकरण क्या है, शहरीकरण जानते हैं, हमारा शहरीकरण तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर है। अंग्रेज स्वयं कहते हैं हमने रेल चलाया इंडिया के विकास के लिए, लेकिन क्यों रेल चलाएं, वो तो लूटने के लिए चलाएं। भारत के मध्य भाग से पोर्ट तक, यानी समुद्र के किनारों तक माल ले जाने के लिए रेलवे का विकास किया, भारतीयों के विकास के लिए थोड़े नहीं किया।
ये अलग बात है, अब के जाने के बाद हमने उसका यूज किया अपने विकास के लिए, तो ये तो अलग बात है। वैदिक वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक और उत्तरकालीन वैदिक युग क्या है? आर्यों से संबंधित विवाद क्या है? अब इसमें मतभेद है। आर्य मध्य एशिया से आए तो कन्फर्म नहीं है। सबसे पहले पंजाब में बसे, पंजाब और हरियाणा का जो भाग था वहीं पर सबसे पहले आर्य बसते हैं। और इनका मतलब युद्ध हुआ है या नहीं, इतिहास इसमें, इतिहासकार इसमें क्या है, अभी कोई मतलब कई कई तरह के मत हैं उसमें विवाद, ये मतलब दोनों के इतिहासकारों में भी ये विवाद का विषय है। ये कहाँ से आए, मतलब आए ठीक है मध्य एशिया से, लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के ह्रास का यही मूल कारण है या कोई भौगोलिक आपदा है? तो इसको लेकर मतभेद है। फिर राजनीतिक है। राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार के काम करती थी? प्राचीन काल में क्या कोई राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं थी? मध्यकालीन में उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार बदला? और मॉडर्न टाइम में राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार चल रही हैं? इन सामाजिक संस्थाओं का अगर हम मध्यकालीन भारत की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं से रिलेट करें तो क्या कोई चेंजेस देखने को मिलता है? अगर चेंजेस देखने को मिलता है तो किस प्रकार से चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को देखना है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। राज्य संरचना और राज्य के सिद्धांत क्या है? यानी राज्य की संरचना इस समय क्या है, प्राचीन काल में राज्यों की संरचना किस प्रकार होती थी, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार है, यही एक देखिए वर्टिकल और क्षैतिज दोनों लेकर चलिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो मतलब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आ जाएंगे हम कहाँ पर, फिर आ जाएंगे वर्ण व्यवस्था क्या है और सामाजिक। देखिए वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था जानते हैं, ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं हुआ करती थी। और ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर होती थी। जैसा कर्म करेंगे उसी तरह का वर्ण होता था। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस देखने को मिले, जैसे वैदिक काल आता है उसमें उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार हो जाता है, मतलब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो जाती है। नहीं, कोई अगर लड़का जन्म के आधार पर, लड़का चाहे लड़की, अगर वो पंडित के घर में जन्म लेता है तो पंडित ही कहलाएगा। अगर क्षत्रिय के शूद्र के घर में लेता है शूद्र कहलाएगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था, वो एक ही घर में पंडित क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब होते थे। जो जो जिस प्रकार का कर्म करता था उसी के अनुसार उसकी वर्ण व्यवस्था होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो वो क्या हो गया, कर्म जन्म मूलक बन गया। जन्म के आधार से कमियां आ गई, उस कमियों को दूर करने के लिए जैन धर्म बौद्ध धर्म आते हैं। इसी तरह देखेंगे बौद्ध धर्म में बढ़ता गया और इंटरनेशनलाइज हो गया, यानी विदेशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्या कारण रहा कि बौद्ध धर्म इंडिया में उतना फल फूल और विकसित नहीं हो पाया जितना कि विदेशों में फैला? जैसे चाइना में, श्रीलंका में देख सकते हैं। तो बहुत सारे राजाओं को इसमें संरक्षण मिला था। अशोक जैसे महान प्रतापी राजाओं का भी इसमें बहुत योगदान रहा है। और देखिए इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, वर्ण व्यवस्था से किस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएंगे, चेंजेस क्या है? क्या इस समय की जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वैदिक की वर्ण व्यवस्था में अगर तुलना करें तो क्या बाउंस बैक मिलेगा, यानी क्या क्या चेंजेस मिलेगा आपको देखने के लिए? इस तरह से एनालिसिस करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। फिर है आपका शस्त्रीकरण क्या है? शस्त्रीकरण का उद्भव, धार्मिक और दार्शनिक विचार, लौह, मतलब लोहा का किस प्रकार से यूज हुआ हथियार बनाने में, मतलब ये क्रांति आ गई। ये लोहा का खोज होने से क्या हुआ, मानव को मतलब खेत को जोतने में, या मतलब लोहा जब इनके जीवन में आया तो उनके जीवन में बहुत ही मतलब हर एक काम को करने का बहुत ही इनको लाभ पहुंचा उससे, लोहे के आविष्कार से। औद्योगिक क्रांति आ गई, मतलब औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विकास हुआ। तो क्या है, लौह प्रौद्योगिकी का आरंभ हो गया। दक्षिणी भारत की महा अब देखिए दक्षिणी भारत में बहुत सारे राजाओं का जिक्र मिलेगा। जैसे दक्षिणी भारत के पाषाण काल के बहुत सारे वहाँ से अभिलेख मिले हैं। देखिए पाषाण काल के तो लिखित पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो वहाँ से कोई लिखित साक्ष्य तो मिलना मुश्किल है, मतलब मिलेगा ही नहीं। जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते तो लिखित साक्ष्य क्या मिलेगा, पुरातात्विक साक्ष्य ही मिल सकता है। तो पाषाण काल का केवल हमें क्या मिलेगा,
पाषाण काल का केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिल पाएगा। तो दक्षिण भारत से बहुत सारे इसके प्रमाण मिले हैं महापाषाण काल के। राज्य राज्य शासन और व्यवस्था का विस्तार क्या है? राज्य शासन व्यवस्था का विस्तार, जैसे महाजनपद जानते हैं, 16 महाजनपद था जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली और समृद्ध था। तो 16 महाजनपद पदों के बारे में देख लीजिए। 16 महाजनपदों में कौन सा महान था, उसमें क्या क्या चेंजेस थे, पूरे मतलब मैप में देखिए उसका लोकेशन क्या था, कौन से साम्राज्य का कहाँ कहाँ था, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकता है। और फिर ये सब प्राचीन काल से आएगा, इससे क्वेश्चन प्राचीन काल के। जैसे राजतंत्र क्या था, राजतंत्र क्या था, गणतंत्रीय क्या था, मतलब गणतंत्र राज्य क्या होता है, आर्थिक और सामाजिक विकास। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में द्वितीय शहरीकरण का उद्भव किस प्रकार से हुआ, उसका समाज पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, उन प्रभावों के चिन्हों को देखिए। और अर्थशास्त्री पंथ क्या है? अशास्त्रीय पंथ जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय का उद्भव क्या हुआ, जीव लोगों को समाज में इसका प्रभाव क्या पड़ा, किस तरह से जो ऋग वैदिक काल की बुराइयां थी जैन बौद्ध धर्म ने मिलकर उसे दूर करने का भरसक प्रयास किया। जब उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म फलता फूलता और विकसित होता जा रहा है, तो आर्यों ने क्या किया, इसको भी बुद्ध को विष्णु का एक अवतार बता दिया, यानी बौद्ध को भी नहीं छोड़ा, अपने में इसको ले लिया। तो इस तरह से चेंजेस देखने को मिलेंगे। उन चेंजों का प्रभाव इस समय क्या हो रहा है, उस समय के चेंजेस, इस समय के चेंजेस को दोनों को तुलना कीजिए, इससे जो भी मिलता है वहां से क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्या कारण क्या रहा, इसके बदलावों को देखना, ये सब मतलब बदलावों से ही क्वेश्चन आएगा, किस तरह से स्ट्रक्चर में बदलाव आता है। अब इकाई 1 इकाई 2 क्या है? अब इकाई 2 से जो सिलेबस होंगे, राज्यों से साम्राज्य तक, यानी राज्यों से साम्राज्य कैसे बन जाता है इसके बारे में आएगा। मगध साम्राज्य का उत्थान जानते हैं, मगध साम्राज्य का उत्थान 16 महाजनपदों में से एक था। सिकंदर के अधीन यूनानी, यानी सिकंदर के अधीन यूनानी थे। बहुत सारे यूनानी लेखक भी सिकंदर के साथ आए थे जब पोरस नदी के तट पर, नहीं, झेलम नदी के तट पर जब पोरस और सिकंदर के बीच में भीषण युद्ध होता है, तो सिकंदर को इस बात का आभास हो गया कि भारतीयों से जीतना मतलब ये आसान बात नहीं है, क्योंकि वहीं से सिकंदर की सेना भारत में आगे बढ़ने से मना कर देती है और पोरस के साथ युद्ध से डर जाती है और वहीं से वो वापस चला जाता है सिकंदर। और चाणक्य नीति जानेंगे, चाणक्य किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को सिकंदर की सेना में एंट्री कराकर वहाँ के सारे राज को जान लेता है। कहीं कहीं इसको डर था चाणक्य को कि अगर भारत में आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हम सिकंदर को कैसे रोकेंगे, तो इसीलिए सारे राज्य जान गया और वहीं से रिटर्न भी हो गया, आगे बढ़ा भी नहीं हो। तो ये सिकंदर के साथ जो आए थे, मतलब सिकंदर के बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस कीजिए। जो हेडेस्पीज का जो झोलन नदी के तट पर पोरस और सिकंदर के बीच में युद्ध हुआ था, वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। आक्रमण, यूनानी और आक्रमण और इसके प्रभाव क्या थे, यानी सिकंदर का आक्रमण और प्रभाव क्या था। मौर्य प्रसार क्या था, जानते हैं मौर्य प्रसार क्या था? मौर्य जानते हैं, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी थी। घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ फेंक करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी इन्होंने। तो चाणक्य का उसमें सबसे बड़ा रोल होता है कि मतलब कि घनानंद एक मतलब घनानंद जो होता है उतना प्रजा के हितकारी योजनाओं को नहीं चला पाता है, और राज्य की जो संप्रभुता होती है उसको बना के रख पाना उसके लिए संभव नहीं होता, इसलिए चाणक्य ने उसे उखाड़ फेंकने की किस्में खाई थी। ये हो गया। ये मौर्य की राज्य व्यवस्था क्या थी, समाज। देखिए मौर्य साम्राज्य, प्राचीन काल में मौर्य साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन देखिए। अशोक के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि मौर्य साम्राज्य से यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मौर्य साम्राज्य से अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। फिर उसके बारे में यानी मौर्य साम्राज्य की राज्य व्यवस्था क्या थी, समाज क्या थी, अर्थव्यवस्था का संरचना क्या था, अशोक का धर्म और उसकी प्रकृति क्या थी, मौर्य साम्राज्य का ह्रास किस प्रकार होता है, किस प्रकार उसका ह्रास और विघटन होता है, मौर्य काल और मौर्यकालीन कला और वास्तुकला क्या है, उसका प्रभाव, अब मतलब उसका कौन कौन सी चीज़ें पुरातात्विक साक्ष्य में आज भी मिली हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। तो ये सारी चीज़ें
क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से कहीं एक बनकर क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है। अशोक के राजदेश यानी भाषा और लिपि, यानी अशोक के, देखिए अशोक के जो बहुत सारे अभिलेख मिले हैं वो किस भाषा और किस लिपि में मिली है, वो मतलब देखेंगे ईरान तक, अशोक के ईरान तक अभिलेख मिलते हैं, यानी उसका साम्राज्य वहाँ तक था। यानी इंडिया यही नहीं था, मतलब इतना अखंड भारत का कहते हैं तो अखंड भारत भी, देखिए हाल ही में जो संसद भवन में बिल पास होता है तो अखंड भारत की बात की जाती है। अखंड भारत हमारा ईरान से लेकर के, और कंबोडिया जानते हैं, कंबोडिया में हिंदू मंदिर सबसे मिला, वहां तक है। तो कितने मतलब अखंड भारत वहां तक है, पूरा ये जो तिब्बत है भारत का ही पार्ट था। तो अखंड भारत का निर्माण तब वहां की बात होती है, अखंड भारत की। साम्राज्य, देखिए साम्राज्य का अंत कैसे होता है, और क्षेत्रीय ताकतों का उद्भव, जैसे इंडो यूनियन सुंग वंश आता है, इसके बारे में आप देखना भाई, ये सिलेबस का पार्ट है। सुंगवान राजवंश से भी क्वेश्चन आ मतलब इतना नहीं, लेकिन आने की संभावना है, पढ़ लीजिए, सिलेबस का पार्ट है। सातवाहन वंश क्या है, कुषाण क्या है, कुषाण में कनिष्क सबसे प्रतापी राजा है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क है, तो उसके कनिष्क के बारे में देख लीजिए, क्योंकि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा होता है, तो उसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन। शक क्षत्रप क्या है, संगम साहित्य में प्रतिबिंब, दक्षिण भारत की राज्य और शासन प्रणाली क्या है, समाज, और दूसरी शताब्दी यानी बीसी में तीसरी शताब्दी तक व्यापार और वाणिज्य रोम जगत के साथ व्यापार, यानी उस समय कैसे रोम से व्यापार होता था, उसके बारे में चेंजेस क्या हुए, व्यापार की स्थितियां क्या थी, और उस स्थितियों की आज की स्थितियों से तुलना कीजिए, उसमें जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको आप एनालिसिस कीजिए। व्यापार और वाणिज्य ये रोमन से होता था, जानते हैं। महायान बौद्ध धर्म की शाखा है, महायान और हीनायान में बट जाता है। खारवेल और जैन धर्म का उद्भव मौर्योत्तर काल, यानी मौर्य काल के बाद क्या आ जाएगा, मौर्योत्तर काल आ जाएगा। मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल आएगा, मौर्योत्तर काल, फिर कला, वास्तुकला, गांधार, मथुरा, अमरावती, इस मतलब जो भी शैलियाँ हैं, किस प्रकार की विशेष शैलियाँ थी, इनके शैलियों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। गुप्त वाकाटक युग, राज्य शासन व्यवस्था और समाज, कृषि अर्थव्यवस्था, भू अनुदान क्या था, भू राजस्व क्या था, किस प्रकार से इसमें चेंजेस देखने को मिले, मतलब भू अधिकारी जो होते थे, भूमि का अधिकारी, गुप्तकालीन सिक्के क्या थे, सिक्कों पर किसकी प्रतिमाएं हुआ करती थी, गुप्तकालीन में किस किस धातु के सिक्के थे, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मंदिर निर्माण शैली क्या थी, स्थापत्य कला का प्रारंभ, पौराणिक हिंदू धर्म का उद्भव, सांस्कृतिक सांस्कृतिक भाषा और साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, विज्ञान प्रौद्योगिकी इस तरह उसमें फल फूल और विकसित हो रही थी, खगोल विज्ञान का मतलब उसमें क्या रोल था, गणित और औषधि में विकास किस प्रकार से हुए, उन विकासों को देखना है। हर्ष हर्ष और उसका युग, हर्ष और उसका युग क्या है, प्रशासन और धर्म, यानी हर्ष और उसके युग में प्रशासन और धर्म किस तरह सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे थे, समाज में स्थिति क्या थी, प्रशासन सही से चल रहा था या नहीं, उसमें हर्ष राजवंश में उसका धर्म क्या था, धर्मों का प्रभाव क्या था लोगों पर। आंध्र प्रदेश में सालाकेयान वंश, आंध्र प्रदेश का एक सालाकेयान वंश है, और विष्णु कुंडडीन वंश है, ये भी एक वंश है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है इस राजवंश से। यूनिट 3 में क्षेत्रीय राज्यों का उद्भव, जैसे दक्षिण में राज्य गंग कदम्ब वंश, पश्चिमी और पूर्वी चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, काकतीय, होयसल और यादव वंश, देवगिरी के यादव वंश बहुत ही शक्तिशाली राज्य का निर्माण किए थे। देवगिरी के यादव वंश की कहानी आज भी सुर्खियों में, इस पर कई फिल्में फिल्माई गई हैं। अब ये देखिए, दक्षिण भारत में साम्राज्य क्या था, पल्लव वंश था, चेर, चोल, पांड्य वंश क्या
वर्षच्य था दक्षिणी भारत में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दो, एक से दो क्वेश्चन आने की संभावना है दक्षिण भारत में साम्राज्य, क्योंकि पल्लव, चेर, चोल, पांड्य वंश ये दक्षिण भारत में ही क्या थे, फल फूल और विकसित हो रहे थे उस समय। ये उत्तर भारत की तरफ आने की साहस नहीं किए, बस साउथ इंडिया यानी दक्षिणी भारत तक ही इनका राज्य सीमित था। पूर्वी भारत में साम्राज्य, पूर्वी भारत में देखेंगे बंगाल के पाल वंश, पाल, सेन, कामरूप के वर्मन, उड़ीसा के भौमकार और सोमवंशी, यहाँ ये क्या थे, पूर्वी भारत के साम्राज्य हैं ये सारे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है, मतलब यहाँ से ज़्यादातर नहीं, एक आ जाएगा, नहीं तो स्किप भी कर देगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पश्चिमी भारत के साम्राज्य, पश्चिमी भारत के साम्राज्य जैसे वल्लभ के मैत्रिक और गुजरात के चालुक्य वंश, गुजरात के चालुक्य वंश से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि गुजरात में प्राचीन पोर्ट हुआ करता था, लोथल तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिला, तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि प्राचीन पोर्ट का यहाँ से मतलब व्यापार होता है, समुद्री व्यापार यहीं से होता था। उत्तरी भारत के साम्राज्य, उत्तरी भारत के साम्राज्य जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, कलचुरी चेदी वंश, गढ़वाल वंश है और परमार वंश है। ये यूनिट 3 से है। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की विशेषताएं जैसे प्रशासन की विशेषताएं क्या है, राजनीतिक विशेषताएं क्या है, ढांचा इसका क्या है, राजतंत्र का वैधिकरण, यानी देखिए प्रशासन, राजनीतिक ढांचा, क्या वो प्रजातंत्र को हितकारी थी, तो हितकारी थी तो कौन कौन से पॉइंट इसके हितकारी थे, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर है कृषि अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था भूमि अनुदान, उत्पादन संबंधी बदल, उस मतलब उस समय उत्पादन संबंधी बदलते संबंध, मतलब उत्पादन के किस प्रकार के वहाँ पर बदलाव होते थे। श्रेणीबद्ध भूमि अधिकार, किसान वर्ग, जल संसाधन, कर प्रणाली क्या थी उस समय, सिक्के और मुद्रा की प्रणालियाँ क्या थी, किस तरह से लोगों में एक्सक्यूट किया जाता था। फिर है व्यापार और शहरीकरण, व्यापार और शहरीकरण क्या था, व्यापार का ढांचा क्या था, शहरी बस्तियों का स्वरूप क्या था। देखिए व्यापार और शहरीकरण होगा तो उसमें देखेंगे शहरीकरण में मतलब लोगों की जो बस्तियां हैं वो किस तरह से बसी हैं, वहाँ का ढांचा क्या था, इस चीज़ों पर उसका प्रभाव क्या था समाज पे, इसका मतलब उसमें समाज के रहन सहन में कुछ बदलाव आता है कि नहीं, तभी तो शहरीकरण कहलाएगा। फिर पतन, कैसे उस शहर का पतन हुआ, व्यापार मार्ग क्या था, व्यापारिक माल और विनिमय क्या था, व्यापारिक माल में कौन कौन चीज़ों को, कौन कौन फसलों को, कौन कौन सामानों का व्यापार होता था, व्यापार संघ क्या था। दक्षिणी पूर्व एशिया से व्यापार और उपनिवेशीकरण, अब यहाँ देखिए उपनिवेशीकरण की स्थिति शिकार होता जाएगा भारत, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मॉडर्न की तरफ जाएंगे, इंडिया क्या होगा, उपनिवेशवाद की तरफ बढ़ता जाएगा। ये प्रक्रिया कब तक रहेगी, 1947, 15 अगस्त 1947 तक ब्रिटेन अब भारत को उपनिवेश के तरीके से यूज करता था। अब ये क्या है, ब्राह्मणीय धर्मों, ब्राह्मणीय धर्मों का विकास किस तरह होता है, वैष्णववाद, शैववाद, मंदिर संरक्षण और क्षेत्रीय बहुशाखन, मंदिर स्थापत्य कला, क्षेत्रीय शैलियाँ, दान तीर्थ, भक्ति, तमिल भक्ति आंदोलन, देखिए शंकर संप्रदाय के लोग, माधव, रामानुजाचार्य, ये सारे क्या थे, ये भक्ति काल के से ही ऐसे थे, प्रचारक थे, मतलब भक्ति को, मतलब साउथ इंडिया में भक्ति की, मतलब भक्ति की धुन को जगाए रखते थे, भक्ति को आगे लेकर के आने में बहुत बड़ा योगदान इन्होंने दिया है। फिर आ जाएंगे समाज, समाज में वर्ण व्यवस्था आ जाएंगे। क्या है समाज, समाज कैसे बनता है, वर्ण, जाति और जातियों का प्रचुरोद्भव, स्त्रियों का स्थिति, मतलब स्त्रियों की स्थिति क्या थी, विवाह और संपत्ति संबंधी, मतलब विवाह और संपत्ति से संबंधित विवाद या मतलब इनके संबंधित क्या बात थे, सार्वजनिक जीवन में स्त्रियां,
मतलब क्या रोल होता है किसानों के हम्म, किसानों के रूप में लिंग की स्थिति क्या है? इसके मतलब किसानों के रूप में जनजातियां और वर्ण व्यवस्था में उनका उत्थान, अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता क्या है? छुआछूत है। इस तरह का समाज में कमियां थी तो किस तरह दूर की गई, कौन कौन दूर किया, वही से तो क्वेश्चन बनेगा। शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं क्या थी, किस तरह शिक्षा और शैक्षणिक संस्थाएं फल फूल और विकसित रही थी, उसमें बाधाएं क्या उत्पन्न हो रही थी, बाधाओं को किस तरह दूर किया गया, यहीं से क्वेश्चन आएगा। शिक्षा के केंद्रों के रूप में आग्रह मठ और महाविहार क्या है? क्षेत्रीय भाषाओं का विकास क्या है? फिर आ जाएगा मंडल। मंडल में अब देखेंगे खंडीय मंडल, समवय समवीय मंडल, अरब के साथ संबंध, जैसे सुलेमान गजनवी मोहम्मद गजनवी है, अलबरूनी की यात्रा का विवरण, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। और फिर जो फोर्थ यूनिट मिडवल में आ जाएगा, मिडवल इंडिया आ जाएगी यहीं से, मध्यकालीन भारत से। अब यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, इकाई 4 है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जैसे पुरातात्विक स्रोत मिलेंगे, पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय और मुद्राएं, शास्त्रीय स्रोत, भौतिक साक्ष्य, स्मारक, साहित्यिक स्रोत, फारसी, संस्कृति और क्षेत्रीय भाषाएं में लिखे हुए जो मिलेंगे स्रोत। दफ्तर खाना जैसे फरमान, बहियां, पोथियां, अखबारात, ये क्या है? इसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं उससे हमें जानकारियाँ मिलती हैं। बहियां जैसे डायरी होती है, उसमें बहिया होती थी, पोथियाँ होती थी, अखबारात होता था। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत क्या है? जो विदेशी यात्रा की है उसमें वो कौन कौन सी चीज़ें अपने पूरे वृत्तांत को उसमें लिखे होते हैं, वृत्तांत। फारसी और अरबी राजनीतिक घटनाएं में दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, जैसे कैसे गोरी, तुर्क और खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। दिल्ली सल्तनत का हंस किस प्रकार हो जाता है? ये सारा सब्जेक्ट में आपका है। फिर क्या है? मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने रखी, ये सभी जानते हैं। बाबर, देखिए 1526 में बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। उसके बाद हुमायूं, सूरवंश, अकबर से औरंगजेब तक प्रसार और शुद्धिकरण और मुगल साम्राज्य के पतन का कारण क्या है? उत्तरकालीन मुगल शासन और मुगल साम्राज्य का विघटन किस प्रकार हुआ? विजयनगर और महाबनी जैसे दक्षिण सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। उत्थान, प्रसार, विघटन, पूर्वी गंग और सूर्यवंशी जगतपति। मराठों का उत्थान, शिवाजी द्वारा स्वराज्य की स्थापना, पेशवा के अधीन उसका विस्तार क्या था? मुगल तथा मराठों के संबंध, मराठा साम्राज्य और यहाँ से पतन, किस प्रकार इसका पतन हो जाता है? पतन होगा तो उसका कारण रहा होगा, इसका कारण क्या है? यूनिट 5 में क्या है? प्रशासन और अर्थव्यवस्था क्या है? सल्तनत के समय प्रशासन और राज्य का स्वरूप धर्मतंत्र और ईश केंद्रित था। केंद्रीय तथा प्रांतीय तथा स्थानीय प्रशासन
उत्तराधिकार का नियम, शेर शाह के प्रशासन सुधार, मुगल प्रशासन का केंद्रीय तथा प्रांतीय स्थापना, मौसम देखिए मनसबदारी व्यवस्था क्या थी, जागीरदारी पद्धतियाँ, भारत दक्षिण में प्रशासन प्रणाली, विजयनगर साम्राज्य शासन व्यवस्था क्या थी, यानी विजयनगर साम्राज्य किस प्रकार फल फूल विकसित हो रहा था दक्षिण में, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी। बहमनी प्रशासनिक प्रणाली क्या थी, मराठा प्रशासन अष्ट प्रधान क्या था, दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासनकाल में सरहद संबंधी नीतियाँ क्या थी, सरहद संबंधी नीतियाँ क्या थी, सल्तनत और मुगलों के शासन में अंतर्राज्यीय संबंध क्या थे। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना। नई शिक्षा नीतियाँ लेकर आएंगे। नई शिक्षा नीति में सरकारी नीतियाँ क्या हैं, स्तर और विषय वस्तु क्या है, अंग्रेजी भाषा, विज्ञान, औद्योगिक, लोक स्वास्थ्य, औषधि, आधुनिकवाद की ओर, भारतीय पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक सुधार, मध्य वर्ग और उद्भव, जाति संगठन, जाति गतिशीलता क्या थी, स्त्रियों के संबंधित प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद चर्चा, स्त्रियों के संगठन, स्त्रियों से संबंधित ब्रिटिश कानून, लिंग पहचान और संवैधानिक स्थिति। प्रिंटिंग प्रेस आ जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस, पत्रकारिता संबंधी गतिविधियाँ, लोकमत, भारतीय भाषाओं और साहित्यिक विधाओं का आधुनिकरण, चित्रकारी, संगीत और दर्शन कलाओं का पुनरुत्थान। इकाई 6 में आ जाएगा समाज और संस्कृति। सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना क्या थी, सूफी उसके सिलसिले, विश्वास और प्रथाएं, मुख्य सूफी संत, सामाजिक और समकालीकरण क्या था, भक्ति आंदोलन में शैववाद, वैष्णववाद और शक्तिवाद क्या है, मध्यकालीन युग के संत, उत्तर और दक्षिण संत जैसे सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन में उनका प्रभाव क्या था, मध्यकालीन भारत में स्त्री संत किस प्रकार बन जाती हैं, सिख आंदोलन और गुरु नानक देव, उनकी शिक्षाएं, प्रथाएं, आदि ग्रंथ खालसा के बारे में जानते हैं, गुरु नानक ने आदि ग्रंथ खालसा की रचना की, सामाजिक वर्गीकरण, शासक वर्ग, प्रमुख धार्मिक समूह, उलेमा, वणिक और व्यावसायिक वर्ग और राजपूत समाज, ये सब सिलेबस के पार्ट हैं। ग्रामीण समाज, छोटे सामंत, ग्राम कर्मचारी, कृषक और गृह कृषक वर्ग, शिल्पकार, स्त्रियों की स्थिति, जनाना व्यवस्था, देवदासी व्यवस्था, शिक्षा का विकास, शिक्षा के केंद्र और पाठ्यक्रम, मदरसा शिक्षा की शुरुआत तभी से हो जाती है, ललित कलाएं, चित्रकारी की प्रमुख शैलियों की मुगल और राजस्थानी गढ़वाली, संगीत का विकास किस तरह हो जाता है, कला और वास्तुकला, इंडो इस्लामिक वास्तुकला, मुगल वास्तुकला, क्षेत्रीय और वास्तुकला की शैलियाँ, इंडो अरबी वास्तुकला, मुगल उद्योग, मराठी दुर्ग, पूज्यगृह और मंदिर। इकाई 7 में आधुनिक भारत के इतिहास के स्वतंत्र आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाएगी, अभिलेखागारी सामग्री क्या है, अभिलेखागारी सामग्री, जीवन चरित्र और स्मरण, समाचार पत्र, मौखिक साक्ष्य, सृजनात्मक साहित्य और चित्रकारी, स्मारक, सिक्के का योगदान। अब धीरे धीरे क्या किया, अब मॉडर्न इंडिया आ गया, यानी आधुनिक भारत आ गया। ब्रिटिश सत्ता का उत्थान कब होता, 16वीं सदी से 18वीं शताब्दी के दौरान भारत में
यूरोपीय व्यापारी मतलब भारत में इसका प्रारंभ हो जाता है। यूरोपीय व्यापारी जैसे पुर्तगाली सबसे पहले आए, उसके बाद डच आए, तब फ्रांसीसी आए, तब ब्रिटिश आए। उसके बाद चारों में घमासान युद्ध होता है। ब्रिटिश जीत करके भारत से व्यापार करने के लिए आधिपत्य जमा लेते हैं और एकाधिकार कर लेते हैं और सारों को खदेड़ कर अपने पूरे भारत पर कंट्रोल कर लेते हैं और सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को लूट लूट के ब्रिटेन मालामाल हो जाता है। हाँ, तो इसकी स्थिति को देखेंगे, ब्रिटेन की स्थिति जैसे वास्को डी गामा 1498 में केप को केमोरिन होते हुए न्यासा अंतरिक्ष होते हुए भारत की खोज करता है और भारत के कालीकट यानी गोवा में कालकट नामक बंदरगाह पर ठहरता है, जहाँ भारत के राजा जिमोरी नामक राजा ने उसका भव्य स्वागत करते हैं और यहाँ से माल लेकर के जब यूरोप जाता है तो यहाँ के माल से 60 गुना लाभ कमाता है। इसे देखकर सारी यूरोपीय कंट्री भारत से व्यापार करने के लिए ललायत हो उठती है और समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए चल पड़ती है। वास्को ड गामा के मार्ग को कई सालों तक दोहराया जाता है। अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेजों ने अपना एकाधिकार जमा लिया तो ये स्वेज कैनाल का निर्माण किया जो भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है। तो व्यापार में लगने वाले समय का मतलब हाफ हो गया, यानी मतलब उसके दोगुना टाइम जो लगता था उसका आधा हो गया। मतलब वो मतलब एक आधे टाइम में अपना काम कर लेते थे, यानी एक बार जाने आने में जितना टाइम लगता उतना 4 बार आते जाते थे। तो इस तरह से उन्होंने काम किया। मतलब अंग्रेजों ने किस तरह लाल सागर भूमध्य सागर को लिए जोड़ा, उसके पीछे क्या पर्पज रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब क्या है, ब्रिटिश भारत, देखिए इसको जूम करो। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र डोमिनियन का दर्जा प्राप्त कर लिए थे, यानी आधिपत्य क्षेत्र स्थापित और विस्तार किस प्रकार की, उस पर क्या क्या बाधाएं आई, भारतीयों के लिए कौन कौन सी परेशानी पड़ी, इस सारी चीज को देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। भारत के प्रमुख राज्यों के साथ ब्रिटिश संबंध क्या थे, यानी भारत के प्रमुख राज्यों के संबंध ब्रिटिश संबंध थे। जैसे फूट डालो राज करो की नीति अपना करके भारत के जो राजा होते थे उनसे फूट डालो राज करो की नीति तभी से अपनाए थे और भारत में धीरे धीरे भारत को अपनी अंग्रेजी जंजीरों में जकड़ने का काम किए और भारतीयों का दोहन किए, शोषण किए। देखिए जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो भारतीयों ने अंग्रेजों को भारत से खदेड़ भगाने की कस्में खाई, यानी भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने की कस्में खाई। उसी में देखेंगे बहुत सारे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बटुकेश्वर दत्त, लाला लाजपत राय, यानी इनके जैसे अनेक जो ईंट की नींव की मतलब सब जो भारत की आज़ादी की इमारत की नींव रखे, ईंट की नींव। अब देखेंगे एक चैप्टर है ईंट की नींव में बहुत सारे ऐसे लोग देशभक्त आते हैं जिसका नाम नहीं है, लेकिन भारत की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, अपने मतलब अपना सर्वोच्च बलिदान दिया उन्होंने। इस समय कुछ स्थिति ऐसे बन रही है। बंगाल, अवध और हैदराबाद देख जानेंगे। बंगाल, हाँ, अवध और क्या था, हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम जानते हैं, पाकिस्तान भाग गया था। मैसूर, कर्नाटका और पंजाब, इनसे मतलब व्यापारी इनसे संबंध थे ब्रिटिश को। उसके बाद 1857 का विद्रोह होता है। 1857 का विद्रोह जानते हैं, एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था जो मंगल पांडे ने जो गाय और सुअर की चर्बी लगी कारतूस को दांत से खींचने से मना कर देता है और सेना के अधिकारियों को दबाव आने पर सेना के अधिकारियों के ही भून देता है, जिससे मेरठ छावनी में इसका मतलब हर सब सैनिक विद्रोह हो गया। तो इसका कारण क्या था, वही चर्बी लगी कारतूस थी। प्रकृति और प्रभाव क्या था, मतलब पूरे भारत पे इसका प्रभाव क्या था, इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी और ताज, कंपनी और ताज, क्राउन का प्रसार, यानी किस प्रकार कंपनी ईस्ट इंडिया का अधिकार को मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को छीन कर अपने हाथों में ले लेती है, यानी ब्रिटिश का क्राउन सीधे इंडिया के प्रशासन को अपने हाथों में ले लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो था, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय ढांचे का क्रमिक विकास क्या था 1700 से 1858 तक। देखिए 1773 में क्या आया, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और 1858 में पूरे ब्रिटिश क्राउन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र को अपने हाथों में ले लेता है। तो ये देखेंगे 1700 इसका चेंजेस देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा मॉडल इंडिया से।
इसमें कोई दो रहने कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। अब आ जाइए, क्राउन हो गए, अब इकाई 8 आएगा। अभी देखिए, कंपनी के शासन, कंपनी के शासन काल में सर्वोच्च सत्ता सिविल सर्विस, चल क्यों नहीं रहा। देखिए, कंपनी के काल में सर्वोच्च सत्ता, कंपनी के काल में सर्वोच्च सत्ता सिविल सर्विस, यांत्रिक तथा पुलिस व्यवस्था क्या थी, और सेना तथा ताज क्राउन के अधीन रजवाड़ों की रियायतों में सर्वोच्च सत्ता के प्रति ब्रिटेन की नीतियां क्या थी। यानी 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन पूरे कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, और उस समय किस प्रकार रजवाड़ों के लिए नीतियां बनाई गई, सत्ता का सत्ता के प्रति ब्रिटिश नीतियां क्या थी। अस्थाई अस्थाई सरकार, अब वो अस्थाई सरकार के कदम पर जब ब्रिटिश क्राउन भारत के प्रशासन को अपने हाथ में लेता है तो अस्थाई स्वशासन की सरकार की स्थापना करने की घोषणा कर देता है। संवैधानिक परिवर्तन 1909 से 1935 तक, जानते हैं एक 1935 का एक संवैधानिक मतलब एक क्या है, एक पूरा संविधान रिलीज किया गया। 1935 का अधिनियम जो पारित हुआ, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा पार्ट 1935 के संवैधानिक के नियम से ही लिया गया है, यानी 1935 के पार्ट से ही ले लिया गया है। जब तक संविधान नहीं बना था भारत का, तो 1935 का जो संविधान बना था उसी के बेस पर तब तक चल रहा था। यानी 26 जनवरी 1950 से पहले तक, जब तक संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ, तब तक तो यही रूल चल रहा था ना, 1935 से ही चल रहा था। ये 7 तक हम लोगों ने देख लिया। इसी अर्थव्यवस्था, बदलती संरचना, व्यापार की मात्रा और दिशा क्या है, कृषि का विस्तार, वाणिज्यीकरण, भू अधिकार, भू बंदोबस्त, ग्रामीण ऋणग्रस्तता क्या थी, भूमिहीन श्रमिक, सिंचाई और नहर व्यवस्था किस प्रकार फली फूली विकसित हुई, औद्योगिक हांस क्या हुआ, शिल्पकारों की बदलती सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ, किस प्रकार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांतियों ने उनके रोजगार को छीन लिया, शहरीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, शहरीकरण, आर्थिक और अपवहन, विश्व युद्ध हो जाता है, 1418 में विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, प्रथम वर्ल्ड वार की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ता है, ब्रिटिश औद्योगिकरण नीतियाँ क्या आई, प्रमुख आधुनिक उद्योग क्या आ गए, जिस प्रकार हमारे हस्तशिल्पकार बेकार हो गए, कारखाना कानून क्या आ गया, फिर स्वरूप श्रम मजदूरी संघ के आंदोलन, किस प्रकार मजदूर संघ ने आंदोलन बनाया, आंदोलन का कारण क्या रहा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। मौद्रिक नीतियाँ क्या थी, बैंकिंग, मुद्रा विनियम एवं रेलवे तथा सड़क परिवर्तन किस प्रकार हुआ, सड़क परिवहन किस प्रकार से फला फूला विकसित हुआ, क्यों विकसित हुआ, अंग्रेजों के पीछे क्या सोच रही होगी, इसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। फिर डाक संचार क्या था, टेलीग्राम का आविष्कार हो गया, टेलीग्राफ का, न्यूनतम शहरी केंद्रीय केंद्रों का विकास, नगर योजना, स्थापत्य एवं न्यूनतम विशेषताएं, शहरी एवं समाज तथा शहरी समस्याएं आने लगी। अब यहाँ पढ़ेंगे अकाल आ गया। जानते हैं अंग्रेजों के टाइम में अकाल आ गया, क्योंकि वो फसल उगाने ही नहीं देते थे, तो अकाल आ ही जाएगा, क्योंकि अपनी मनचाहा अपनी औद्योगिक फसलों का विकास करते थे, तो अकाल आ गया। महामारी और सरकारी नीतियां बनी, जनजाति और किसानों का आंदोलन हुआ, जनजाति लोगों किसान लोग मिलकर आंदोलन किए अंग्रेजों के खिलाफ। संक्रमण काल में भारतीय समाज, ईसाई धर्म से संपर्क, ईसाई मतलब ईसाई मशीन और मशीनरी किस तरह भारत में अपना आधिपत्य छोड़ देती है, भारत के मार्केट को कब्जा कर लेती है। भारत की सामाजिक और आर्थिक प्रथाएं, धार्मिक अवधारणाओं की समालोचना, शैक्षणिक और अन्य गतिविधियां। भारतीय राष्ट्रवाद का उत्थान, राष्ट्रवाद का सामाजिक एवं आर्थिक आधार क्या था, भारतीय नेशनल कांग्रेस का जन्म क्यों होता है, भारतीय नेशनल
कांग्रेस का जन्म क्यों होता है? क्योंकि देखिए अंग्रेजों का एक स्ट्रक्चर था, एक विचार था, भारतीय राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना कर देंगे तो जो भारत के बड़े बड़े नेता होंगे इस मंच के माध्यम से आएंगे, अपने विचार रखेंगे, उनके विचार उनके थॉट को हम एक ही मंच से जान सकेंगे। ये एक नेवी का रिटायरमेंट ऑफिसर था, ये हुम नामक अधिकारी था, उन्होंने आकर के भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 1885 में इसकी स्थापना करी गई थी। इससे अंग्रेजों को ही लाभ मिला था। ये तो बाद की बात थी जब बाद में इन्होंने क्रांतिकारी भावना को जन्म लिया और अंग्रेजों के प्रति भारत छोड़ो का नारा मिलजुल कर दिया, इससे अंग्रेज भी हो चुके रहे। भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत, भारतीय नेशनल कांग्रेस के सिद्धांत और कार्यक्रम 1800, देखिए 1885 से 1820, 1820 में असहयोग आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन बीच महात्मा गांधी ने चालू किया था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में कांड हो जाता है। अब देखिए जो नया नया चौरी चौरा महोत्सव मनाएगा उसमें 5 फरवरी की जगह 4 फरवरी को डेट इंक्लूड किया है। क्या? 4 फरवरी का डेट इंक्लूड किए हैं, लेकिन 5 फरवरी 1922 को ये घटना होती है चौरी चौरा को। कुछ अतिताई, कुछ मतलब प्रताड़ित अंग्रेजों से प्रताड़ित आंदोलनकारियों ने थाने को, पूरा चौकी को फूंक देते हैं, थाने को फूंक देते हैं और जलाकर उसमें 22 सिपाही जल के राख हो जाते हैं। इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या करता है, अशोक आंदोलन क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। 12 फरवरी 1922 को अशोक आंदोलन वापस ले लेते हैं, जिससे बहुत सारे क्रांतिकारी वीर जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करी, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन था और अंग्रेजों को लगा कि भारत में बहुत लंबे समय रहना मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि असहयोग आंदोलन बहुत अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तभी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर देते हैं, क्योंकि उनका ये मानना था कि हम हिंसा के सपोर्टर नहीं हैं, जहाँ हिंसा होगी वहाँ हम साथ नहीं देंगे। वो लाठी से मार भगा भगा के अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह कर रहे थे, नहीं वो पत्थर मारेंगे, गोली मारेंगे तो हम ही गोली मारेंगे, गोली मारेंगे तो हम बम मारेंगे, इस तरह की भावना की, मतलब ये गर्म दल के थे, गर्म मिजाज के थे आंदोलनकारी। स्वदेशी और स्वराज, स्वदेशी और स्वराज की बातें करी गई थी उस समय कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, स्वराज्य अपनाएंगे, स्वदेशी से ही स्वराज्य को अपनाया जा सकता है। गांधी जन आंदोलन, गांधी जी ने जन आंदोलन को छेड़ दिया, बहुत सारे आदिवासी लोगों को आपस में कम्युनिकेट करने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की और अंग्रेजों का जो शोषण नीतियां थी उनको समझाने में सक्सेसफुल हुई, समझाने की कोशिश करी। सुभाष चंद्र बोस और आईएनए की, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए की किस तरह गठन किया। राष्ट्रीय आंदोलन में मध्य वर्ग की भूमिका क्या रही, मध्य वर्ग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, इसके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलनों में स्त्रियों की भागीदारी क्या रही। राष्ट्रीय आंदोलन सक्सेसफुल तभी हुआ तब इसमें स्त्रियों की एंट्री होती है, क्योंकि जहां स्त्रियां एंट्री नहीं करेंगी उस आंदोलन का भव्य रूप, जहां जहां स्त्रियों ने एंट्री लिया आंदोलन में, उस आंदोलन का रूप देखेंगे भव्य होता गया, क्योंकि वो आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप होती हैं। अब यहाँ वामपंथी राजनीति होने लगी। वामपंथी राजनीति, दलित वर्ग आंदोलन, दलित वर्ग भी अपने एक अलग निर्वाचन की मांग कर रहा था। दलित वर्ग तो अपने एक अलग ही ख्वाब में जी रहा था, वो अपना अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहा था। उसे डर सता रहा होता था कि जब ऋग्वैदिक काल से नहीं, जब उत्तर वैदिक काल में हम लोग को इतना सताया गया तो क्या प्रमाण इस बात का कि हम लोगों को आगे नहीं सताया जाएगा। तो दलित वर्ग का भी आंदोलन हुआ। हालांकि बाद में सभी जातियों और मजहब के लोग मिलजुल के अंग्रेजों के खिलाफ सुर में सुर और ताल में ताल मिलाकर एक ही धुन में भारत की स्वतंत्रता की धुन को उजागर किया, जिससे उस धुन को सुनकर अंग्रेज आंख बबूला हो गए और भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। यही कारण है। अब देखेंगे सांप्रदायिक राजनीतिक और मुस्लिम लीग। सांप्रदायिक राजनीति और मुस्लिम लीग तथा पाकिस्तान की मांग। आप देखिए 1940 में पाकिस्तान की मांग उठना चालू हो गया। पाकिस्तान की मांग, जिन्ना जो था उस पर जिन सवार हो गया था,
वो क्या करे, वो पाकिस्तान की मांग कर रहा था कि नहीं हमें पाकिस्तान एक अलग, मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए, और अंग्रेज फूट डालो राज करो की नीति में तो एक्सपर्ट थे। हाँ ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग चाह ही रहे हैं। और जिन्ना उसके शिकार हो गए, पाकिस्तान लेकर क्या बिगाड़ लिए, पाकिस्तान क्या बिगाड़ लिया, अभी तो पाकिस्तान में हालात क्या देखे। और फिर क्या था, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर बढ़ गया भारत हमारा। 15 अगस्त 1947 तक आते आते, यानी 15 अगस्त 1947 की ओर बढ़ा, और तभी जब स्वतंत्रता और विभाजन की स्थितियां आ गई। जैसे जैसे हम स्वतंत्रता के करीब जा रहे थे, अंग्रेजों को भगाकर उसके देश तक, मतलब उसको अपने देश से भगाना चाह रहे थे, जैसे जैसे वो किसके करीब आ रहे थे, अंग्रेज भागते जा रहे थे, भारत स्वतंत्रता के करीब आ रहा था, उसके साथ ही विभाजन की स्थितियां भी करीब आ रही थी। ये हमारे देश के लिए तो अच्छा नहीं था। लेकिन जिन्ना के दिमाग की उपज पाकिस्तान को बताया जाता है, जिन्ना उसके लिए एकदम अड़ गया, मान ही नहीं रहा था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत क्या हो गया, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात भारत, विभाजन की चुनौतियां थी। विभाजन होगा तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, स्त्री पुरुष मतलब बूढ़े बच्चे सब इसके शिकार हो जाएंगे। तो विभाजन की चुनौतियां क्या थी, यहाँ से स्थितियां, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारतीय राजवाड़ों की रियायतों का एकीकरण किस पर आया, भारतीय राजवाड़ों के एकीकरण का, यहाँ पर एकीकरण सबसे बड़ी समस्या थी। वो अपना अपना राज्य लेकर एक अलग देश बना रहे थे, ये कैसे पॉसिबल था। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और 665 रियासतों को भारत से अलग होने से बचा लिया। यानी अंग्रेज मान रहे थे बस भारत तो एक हो ही नहीं सकता, यहाँ अनेक धर्मों के, अनेक मजहब के लोग रहते हैं, किस तरह आपस में बच के रहेंगे। लेकिन भारत के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसे मुमकिन कर दिया, और 665 रियासतों को अपने देश में मिला करके भारत के, मतलब अखंड भारत बनाने की पूरी कोशिश करी थी इन्होंने। जो अंग्रेजों ने तोड़ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, उसे एक किया था। फिर कश्मीर देखेंगे, कश्मीर और हैदराबाद तथा जूनागढ़, ये विवाद का विषय हो गया। कश्मीर, कश्मीर के राजा जो हरिश्चंद्र, वो मिल ही नहीं रहे थे, वो अलग देश बनना चाह रहे थे। जब पाकिस्तानियों के काबिलियों ने आक्रमण किया, तो चिल्ला उठे भारत की मदद मांगने के लिए, भारत का कोई ज्ञापन लिखित दो। तो उन्होंने लिखित में दिया भारत अब अभिन्न अंग रहेगा, और कश्मीर का अभिन्न अंग रहेगा भारत का। तो भारत ने उसका मदद किया, जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में लिया। हालांकि हम यहाँ कहेंगे जवाहरलाल नेहरू ने इतना उत्सुकता नहीं दिखाया जम्मू कश्मीर को लेकर, नहीं तो पूरा जम्मू कश्मीर भारत में होता। उन्होंने जम्मू कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं उठाया होता, तो शायद पूरी जम्मू कश्मीर इंडिया में होती। इसके पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका विरोध भी किए थे। हैदराबाद के निजाम ये मान ही नहीं रहा था, ये कर रहा था नहीं हम इंडिया में नहीं मिलकर रहेंगे, हम पाकिस्तान में मिलेंगे। हाँ, तो जूनागढ़ को पाकिस्तान कर रहा था नहीं हमारे में मिलकर रहेगा। हाँ, तो यहाँ पर हैदराबाद क्या हुआ, हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी, और हैदराबाद के निजाम भागकर पाकिस्तान में चले गए। ये कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम इतना, मतलब दहशत में थे कि अपने, मतलब कुछ कहा जाता है कि मतलब बीवियों को भूल के चले गए थे पाकिस्तान। मतलब उनको इतना नहीं था कि भारतीय सेना कब उस पर आक्रमण कर देगी। और जूनागढ़, जूनागढ़ क्या था, जूनागढ़ गुजरात के सटा हुआ था, ये पाकिस्तान का पार्ट कर रहा था, पाकिस्तान मेरा पार्ट है, उसको भी भारत में मिलाने की कोशिश की गई, यानी भारत में मिला लिया गया। अब क्या है, बी आर अम्बेडकर साहब आते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माण किए। यानी इनके सामने चैलेंज था, इनकी एक समिति थी जो संविधान सभा की समिति बनी थी, उसमें भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार करे थे। इनके जो सारे लोग थे, जो कमेटी थी, कमेटी ने मिलकर इतने दिन में संविधान का निर्माण कर दिया। अंग्रेज ये देख कर भौचक्का रह गए कि इंडिया में इतने अति प्रतिभावान मस्तिष्क वाले लोग रहते हैं, इसको कैसे हम लोग और समय तक गुलाम करके रख पाएंगे। अंग्रेजों को यकीन नहीं था कि मतलब भारत अपना अलग से खुद से संविधान लिख सकता है। और भारत ने जब अपना संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखना प्रारंभ किया, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना डाला, और अंग्रेजों के सामने ये अपना इतिहास बना डाला। अंग्रेज इस बात को देखकर सरप्राइज हो गए। तो इनकी विशेषताएं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, इनकी विशेषताएं क्या है, अधिकारी वर्ग का ढांचा क्या है, अधिकारी वर्ग का इसमें ढांचा क्या, कौन कौन इसमें शामिल था इस स्ट्रक्चर में, नीतियाँ, शिक्षा नीतियाँ क्या है, आर्थिक नीतियाँ, नियोजन प्रक्रिया, विकास, स्थापन, विस्थापन और जनजातीय मुद्दे, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन किस तरह हुआ,
आंध्र प्रदेश सबसे पुनर्गठन हुआ, भाषाई आधार पर किस पर पुनर्गठन हुआ, केंद्र राज्य संबंध क्या थे, इस बारे में सारे चेंजेस देखना आपको। राज्य देखिए, विदेशी नीतियों से संबंधित पॉलिसी, जैसे पंचशील समझौता हो गया, भारतीय राजनीति की त्यागात्मकता क्या था, आपातकाल क्या था, बाद जर्मनी से लिया गया, जानते हैं आपातकाल की स्थिति क्या थी, उदारीकरण की स्थिति क्या थी, भारतीय अर्थव्यवस्था का निजीकरण किस प्रकार होता है, वैश्वीकरण में किस प्रकार चैलेंजेस फेस करता है। अब इकाई 10 आ गया, इकाई 10 में देखेंगे, इकाई 10 का क्या रहा है, इकाई 10 आ गया, इकाई 10। अब ये लास्ट इकाई है, 10 यूनिट है पूरे सिलेबस में, यानी पेपर 2 जो हिस्ट्री के विद्यार्थी हैं, पेपर 2 के हैं, तो पेपर 2 में जो हिस्ट्री पूछी जाती है उसका एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम से, जो लेटेस्ट सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आपका सारा सिलेबस है। देखिए, इकाई 10 में ऐतिहासिक प्रणाली क्या है, शोध से रिलेटेड आ जाएंगे क्वेश्चन। क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे ना, अगर आप नेट जीआरएफ निकलता था, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। नेट करके आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन अगर जीआरएफ करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी। तो इस तरह आप एक हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, तो आपको शोध से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। हाँ, इतिहास के विषय विस्तार, सीमा तथा महत्व क्या है, यानी इतिहास के विषय विस्तार कहाँ तक है, इसकी सीमा क्या है, उन सीमाओं का महत्व क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इतिहास में वस्तुनिष्ठता तथा पूर्वाग्रह क्या होते हैं, अन्वेषणात्मक सक्रिय अन्वेषणात्मक संक्रियाएं क्या हैं, इतिहास में आलोचना, मतलब इतिहास में बहुत सारे आलोचक है, जैसे पश्चिमी लेखक है इतिहास के, तो भारत की आलोचना करते हैं, और ये जो भारतीय इतिहास है वो पश्चिमी लेखकों की आलोचना करते हैं। कई कई मतों पर विवाद इन दोनों में हो जाता है। पश्चिमी लेखक कहते हैं नहीं, अंग्रेजों ने भारत का विकास किया, और यहाँ के लेखक कहते हैं नहीं, अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। ये तो विवाद का विषय हो जाता है। फिर संश्लेषणात्मक तथा प्रस्तुति क्या है, फिर देखिए, इतिहास और इसके सहायक विज्ञान क्या है। अब इतिहास का विज्ञान क्या रहा है, मतलब इसमें किस तरह यूज किया जाता है इतिहास में विज्ञान को। कला और सामाजिक विज्ञान क्या है, इतिहास में कला में इतिहास में कारण कार्य संबंध और कल्पना से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्षेत्रीय इतिहास का महत्व क्या है, अब कि क्षेत्रीय इतिहास का महत्व क्या है, ये बहुत बड़ा महत्व है। भारतीय इतिहास में आधुनिक प्रवृत्तियां क्या हैं, शोध प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार कार्य करती है, क्योंकि आप एक प्रोफेसर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, पीएचडी करेंगे, उच्च हायर एजुकेशन में जा रहे हैं आप। अब का प्रकल इतिहास का प्रकल्पना क्या है, प्रस्तावित शोध का क्षेत्र क्या है, स्रोत जैसे आंकड़ों का संग्रह, प्राथमिक द्वितीयक मूल तथा पारगमनीय स्रोत क्या है, इतिहास शोध में प्रवृत्तियां क्या हैं, वर्तमान भारतीय इतिहास लेखन क्या है। हाँ, इसमें जानते हैं नए नए लेखक हो रहे हैं जो पश्चिमी लेखकों का विरोध कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे विवादों पर मतभेद है। इतिहास में विषय का चयन इतिहास में विषय का चयन से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है, नोट लेना, संदर्भित निर्देश, पादप टिप्पणियाँ और ग्रंथ सूची, थीसिस शोध संबंध, निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करना, साहित्यिक चोरी क्या है। ये देखो यार, साहित्यिक चोरी, अंग्रेजों ने बहुत सारी साहित्यिक चोरियां करी, तो साहित्यिक चोरी क्या है, बौद्धिक बेईमानी क्या है, दिमाग में बेईमानी को रखते हो देखो कहाँ कितना हाई लेवल तक पहुंचा, इसकी पोजीशन को देखो, सोचने के लेवल कहाँ तक है। इतिहास लेखन क्या है। फिर कर ऐतिहासिक लेखन का प्रारंभ, यूनानी, रोमन, गिरिजा गिरिजा घर, इतिहास का लेखन, फिर पुनर्जागरण,
फिर इतिहास लेखन पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। इतिहास लेखन के नकारात्मक तथा सकारात्मक समर्थकों से क्वेश्चन आ सकता है। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति आ सकती है। वी के रैंक एक नाम के मतलब उनका क्रांति लिखे उस पर आ सकती है। इतिहास लेखन में बर्लिन क्रांति। इतिहास का मार्क्सवादी दर्शन वैज्ञानिक भौतिकवाद से क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या इतिहास का चक्री सिद्धांत। इतिहास का चक्री सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकता है। चक्री सिद्धांत किसने दिया। ओसवाल्ड सस्पेंगलर के सिद्धांत है। चुनौती और प्रत्युत्तर सिद्धांत अर्नोल्ड जोसफ टायनबी इन्होंने दिया है। इतिहास में उत्तर यानी आधुनिकतावाद क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये देखिए यही यूजीसी नेट का सिलेबस है जो नेशनल एजेंसी हमारे एग्जाम कंडक्ट कराएगी। यानी यूजीसी नेट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो इतिहास सब्जेक्ट से विद्यार्थी हैं जिनका पीएचडी में इतिहास रहने वाला है, जो यूजीसी नेट का इतिहास विषय सब्जेक्ट दे रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो इस नवीनतम पाठ्यक्रम को देख लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो बहुत प्रोवाइड कर रही जा रही हैं इतिहास से रिलेटेड, जिनका ये सब बहुत ही आपको लाभ मिलेगा। यानी ऑल इन वन एग्जाम के लिए है, बहुत आपको सुटेबल होगा। एक बार देखिए इन सब वीडियो पर, एक बार लिख के देखिए। हमने प्राचीन काल से यानी प्राचीन इतिहास से लेकर मॉडर्न इतिहास तक पूरे 29 से 30 मिनट की वीडियो में पूरा बता रखा है, पूरा डिटेल एनालिसिस कर रखा है, उसे देखिए एक बार आप। जय हिंद।